Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about profitability ratios. तो इस कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे हैं उन रेशियोज को जो एक बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी को शो करेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम उस एबिलिटी को हम देखेंगे। लास्ट हमने ग्रोस प्रॉफिट के अंडर देखा कि आपकी जो नेट सेल होती है, ग्रोस प्रॉफिट उसका कितने परसेंट होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्टली तो ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो भी प्रॉफिटेबिलिटी को ही चेक करता है, बट ये किस एस्पेक्ट में करता है? ये कहता है कि टोटल आप जितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल आपका जितना भी है, उसका कितना परसेंट जो पार्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कॉस्ट आ रही है उसमें, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है आपका खर्च हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड मल्टीप्लाई 100 बिकॉज परसेंटेज में चाहिए। तो बेसिकली ये क्या आपको बताना चाह रही है रेशो, कि आपके टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट पार्ट जो है अब्जॉर्व कर लेती है आपकी कॉस्ट, जो कॉस्टिंग आ रही है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करो। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या कुछ इंक्लूड होता है? कॉस्ट आपको पता ही है, आप कैसे निकालते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मालूम है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हम जो भी खर्चे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट के लिए आप एक्सपेंसेस करते हो, उनके लिए आपने जो है वो किसी भी तरह का कोई प्रोविजन या कोई बेनिफिट क्रिएट किया है, प्लस डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन आपने लगाया वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिकॉज मशीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। तो मशीनों से रिलेटेड एक्सपेंस होता है आपका डेप्रिसिएशन। फिर दूसरी टर्म होती है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगता है फिजिकल टेंजिबल एसेट्स पर, जिन एसेट्स को आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो। अमोर्टाइजेशन का मतलब यही होता है, वो भी एसेट की वैल्यू का डाउन होना ही शो करता है, लेकिन अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट पर, जैसे कि गुडविल, कि गुडविल का वैल्यू भी टाइम के साथ अगर डाउन हो रहा है तो उसको कहेंगे अमोर्टाइज्ड, या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल आपकी अमोर्टाइज हो रही है, जैसे बाकी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो अमोर्टाइजेशन मतलब इनटेंजिबल एसेट पर लगेगा। प्लस आपके किसी भी तरह के अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस को भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है। अदर एक्सपेंसेस में आपके ऑफिस से एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, या आपको इसी हेड में दिए होंगे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्लस डिस्काउंट, किसी भी तरह का आपको बताया गया कि डिस्काउंट अलाउ किया आपने, किसी भी तरह के आपके बैड डेट आपको बताए गए हैं, वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। और बड़े ध्यान से देख लें कि इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये शॉर्ट टर्म को कोट कर लो अपने दिमाग में, कि शॉर्ट टर्म लोन वाला इंटरेस्ट लेना है आपने, लॉन्ग टर्म जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। बिकॉज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें छोटे टाइम के लिए हम लोन लेते हैं, शॉर्ट टाइम की बात होती है यहाँ, कि 1 ईयर ऑपरेशन की बात हो रही है, कि बिजनेस को 1 ईयर तक हम जैसे ऑपरेट कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स हो गए कोई, या इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, तो ये सारे आपके आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और ऑपरेटिंग इनकम क्या होंगी, कि बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड आपकी जो भी इनकम हो रही है, जैसे कि कोई आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो कमीशन रिसीव्ड,
या फिर आपको जो है वो कोई डिस्काउंट, जैसे ऊपर आपने लिया अलाउड वाला, तो यहाँ आप लेना डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है। इनकम इसके अलावा भी होंगी काफ़ी, बट वो बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम में नहीं आती। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें को ध्यान रखना है कि जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं आपके, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं हमारे इसमें, कि लाइक आपको जो है वो लॉस हो गया फिक्स एसेट्स की सेल के ऊपर, लॉस फ्रॉम फायर हो गया, चैरिटी कर दी, इनकम टैक्स पे कर दिया, डोनेशन दे दी, या लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं इंटरेस्ट के, तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये नहीं लेने। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है कि किसी एसेट को बेचने से आपको गेन हो गया, तो वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो इनकम नहीं हुई, तो वो भी आपने नहीं लेना। डिविडेंड कहीं से रिसीव हो गया, आपको शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आपने, तो वो भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनकम नहीं हो रही, तो उसको भी नहीं लेना है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो आपको लेनी है। अब आपको सिंपली जो है वो जो भी डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है सेल्स के बारे में बताया है, सेल्स हमें चाहिए, सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल आपको मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया हुआ है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी बताए हैं। बहुत ही ईजी, सारा डाटा बिल्कुल डायरेक्टली गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके जो जो बनते हैं वो प्लस कर लो, 40,000 प्लस 20,000 रुपीज़ बन रहे हैं आपके। तो हम बस हमारा फॉर्मूला राइट करते हैं, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, इनकम कोई है ही नहीं, तो बस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आप ले लो और डिवाइड कर दोगे इसको अपना नेट जो भी आपका रेवेन्यू है। तो इस केस में कॉस्ट आपको बोली हुई है 1,50,000 की, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल बन रहे हैं आपके 60,000 के, 40 प्लस 20 और डिवाइडेड बाय आपका नेट रेवेन्यू। सेल हो रही थी 260 की, 10,000 की रिटर्न है, तो आपका 250 का जो है वो नेट रेवेन्यू बन रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में चाहिए बिकॉज हमें, तो आपके पास आ जाएगा कि आपके प्रॉफिट का, आपके जो नेट रेवेन्यू का, नॉट प्रॉफिट, नेट जितना भी रेवेन्यू अर्न करते हो, सेल करते हो पूरे ईयर में, उसका 84% हिस्सा जो है वो कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एब्जॉर्व कर लेते हैं। बाकी का बचता है, फिर बाकी वाले में से अदर कुछ और एक्सपेंसेस भी होंगे नॉन ऑपरेटिंग, वो चार्ज करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आप अर्न कितना करते हो, मतलब प्रॉफिट कितना है। फिलहाल आपके नेट रेवेन्यू का 84% कवर हो जाता है कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो ये कुछ था। अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ आपका जो रेशो है वो रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अभी जो हमने डिस्कस किया ये क्या था, ऑपरेटिंग रेशो, मतलब ये किसके रिगार्ड में था कि आपको बताना था कि आपकी सेल में आपके एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ने कितना एब्जॉर्व किया। अब वो कह रहा है ये बताओ कि ऑपरेटिंग आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो, यानी प्रॉफिट के रिगार्ड में बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका वही रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके लिए हमें निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट सुना है, नेट प्रॉफिट आपने सुना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में नहीं सुना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जब आपके पास नॉर्मली जो है आपका प्रॉफिट गिवन है, उसमें से आपने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज कर लेने हैं और आपने जो है ऑपरेटिंग इनकम्स को उसमें ऐड कर देना है, तो उससे आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे कि आपको जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चार्ज हुए होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल करके आता है। तो अब इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज कर दो, नेट प्रॉफिट की बात नहीं करनी, नेट में से तो ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ चार्ज हो जाता है, वो तो लास्ट की बात है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें से अभी कुछ चार्ज नहीं हुआ है, अनटच्ड पड़ा है ये, क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपने माइनस कर देने हैं और प्लस कर देनी है इसमें अपनी ऑपरेटिंग इनकम। तो
अब इस प्रॉफिट को आपने जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। कैसे एडजस्ट किया आपने कि अपने एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए और इनकम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली उसको ऐड कर दिया। तो अब जो प्रॉफिट निकलेगा वो बन जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसी को यूज करना है। नेट रेवेन्यू आपको गिवन ही होगा, मल्टीप्लाई 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपके सामने आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एक्सपेंसेस के एस्पेक्ट से निकलता है, एक प्रॉफिट के एस्पेक्ट से निकलता है। तो दोनों एक ही चीज का पार्ट है। मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड रेशो था जो अभी डिस्कस किया। तो दोनों का जो टोटल होता है वो 100 होता है। ये ध्यान में रख के चले। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इनका जो टोटल होता है वो 100 होता है। अब वो क्या है, मतलब उसका यूज क्यों हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों का जो टोटल होता है कंबाइंड वो 100 होता है। एक एक्सपेंसेस वाले एस्पेक्ट को शो करता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रिगार्ड में नेट मेरा रेवेन्यू में एक्सपेंसेस से कितना एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा आपको प्रॉफिट के रिगार्ड में बताता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का टोटल 100 है। अगर आपके एक्सपेंसेस वाला ज्यादा होगा यानी ऑपरेटिंग रेशो ज्यादा आएगा आपका, तो फिर क्या होगा, आपका प्रॉफिट रेशो कम आएगा। बिकॉज एक्सपेंसेस ने अगर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया आपकी इनकम को तो प्रॉफिट कम बचेगा। फिर आपका जो नेट रेवेन्यू था उसमें अगर 84% में कह रही हूँ कि भाई मेरा एक्सपेंसेस ही कवर हो गया तो प्रॉफिट कम बचेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बढ़ा है तो इसका मतलब जरूरी एक्सपेंसेस कम रहे होंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक बढ़ता जा रहा है तो दूसरे में अपने आप डिक्रीज आता जाएगा। बिकॉज एक प्रॉफिट की बात कर रहा है, दूसरा एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। तो अगर एक्सपेंसेस वाला रेशो बढ़ा है तो प्रॉफिट वाला छोटा आएगा। बट दोनों का टोटल अल्टीमेटली 100 ही बनेगा। दोनों रेशियोज का टोटल दोनों परसेंटेज की फॉर्म में आते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो अब फिलहाल हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसके लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, बाय में नेट रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100। तो अब बात यहां पर क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को या तो ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से निकालो, एक्सपेंसेस चार्ज कर दो, माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से किसी भी तरह का कुछ और चार्ज हुआ नहीं होता। बट कई बार ऐसा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा। तो नेट प्रॉफिट में से तो ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग हर चीज चार्ज हो चुकी होती है, वो तो फाइनल आंसर होता है। तो उसको अगर ऑपरेटिंग में बदलना है तो इसमें से नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स को हटाना पड़ेगा, जो कि हमने गलती से चार्ज कर दी हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर मैंने नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा दूंगी। मींस रिवर्स गियर में चलना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से चार्ज नहीं होने चाहिए थे। तो आप इसमें क्या कर दोगे, उनको वापस ऐड। क्यों, क्योंकि मैं कह रही हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग तो होने थे चार्ज, वो तो हम कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट से कर लो। बट अगर दिया ही नेट हुआ है, नेट प्रॉफिट तब निकलता है जब आप ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, सब कुछ चार्ज कर चुके होते हो, एक्सपेंसेस भी इनकम भी। तो अब इसमें से नेट में से नॉन ऑपरेटिंग भी चार्ज है, उसको हटा दें। हटाने का मतलब रिवर्स इफेक्ट में जाएंगे कि मैंने गलती से इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस चार्ज कर दिए। गलती से मतलब कि मुझे ऑपरेटिंग वाला चाहिए, तो मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उल्टा ट्रीटमेंट दूंगी, ऐड करूंगी। और इनकम जर्नली जो है वो वैसे ऐड होती है जनरल नेचर में, बट यहाँ क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। यहां से लेस का मार्क करेंगे एंड यहां लिखोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों ऐसा रिवर्स गियर में चल रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड है, इसीलिए मैंने लेस करके हटा दी। और नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज हो चुके हैं, जो कि चार्ज नहीं करने थे, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग वाले करने हैं, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए मैंने वापस ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग वालों को। ध्यान दें, नॉन ऑपरेटिंग को किया है।
तो ये भी तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का, नेट प्रॉफिट में चेंजेस कर दो या ग्रॉस प्रॉफिट में जो है वो डायरेक्टली आप जो है वो अपना एक्सपेंसेस चार्ज करो ऑपरेटिंग वाले और इनकम को जो है वो ऐड कर दो। वो दोनों ही वेज से आप पॉसिबल है, जैसा चाहें कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, लेट्स सी क्या कहता है इसमें। फर्स्ट केस में तो आपको देखो डायरेक्टली बता रहा है कि सेल इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। सेकेंड केस में आपको कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 5 लाख है, कॉस्ट आपकी 4 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 है। अब यहाँ पहले आपको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए मेरे पास पहले कोई ना कोई प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट। नेट तो है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है। कैसे? सेल माइनस कॉस्ट करके। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। सेल कितनी है आपकी? 5 लाख रुपीज़ की, माइनस कर दो इसमें से 4 लाख रुपीज़ की कॉस्ट, तो 1 लाख रुपीज़ का आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसमें जो है वो चार्ज कर दूंगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से तो कुछ भी अभी चार्ज नहीं हुआ होता, तो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कर दो चार्ज। तो अब जो आपके पास बचा वो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सेल आपको गिवन ही थी। अब आप अपना रेशो का फॉर्मूला जो है हमारे पास, उस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आया है 80,000। सेल का वैल्यू मुझे गिवन था 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100, तो 16% आपका जो है वो रेशो आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट जो हमारी रेशो हम डिस्कस करेंगे वो भी इसी के पैरेलल ही है, वो है आपकी नेट प्रॉफिट रेशो। तो देखिए अब नेट प्रॉफिट रेशो में सिर्फ इतना निकालना है आपको कि आपको नेट प्रॉफिट देखना है कि कितने परसेंट है आपका नेट, जो आप रेवेन्यू अर्न करते हो या जो सेल करते हो उसका कितने परसेंट आप नेट प्रॉफिट अर्न करते हो। पहले ग्रॉस प्रॉफिट देखा, ऑपरेटिंग देखा, अब देख रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट या तो डायरेक्टली गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो फाइंड आउट कर लेंगे। अब फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो चार्ज करके निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से निकला है ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें से चार्ज हैं। इनडायरेक्ट वाले चार्ज करने रहते हैं, बस वो चार्ज कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट, उसके लिए मैंने लिया ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से चार्ज कर दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिख सकते हो कि और कोई इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है, और प्लस कर दी मैंने इसमें इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज करके ग्रॉस निकला था, अभी मुझे नेट चाहिए। तो नेट चार्ज करने बनाने के लिए इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस चार्ज कर दो और इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कर दो, तो उससे निकल करके आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट में आपके वही आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक्सीडेंटल लॉसेस। इनडायरेक्ट में मतलब सारे आ जाते हैं जो आप P&L अकाउंट में पहले चार्ज किया करते थे, जब हम पहले सम किया करते थे +1 में। तो यहाँ आपके पास कुछ डाटा गिवन है, उस डाटा में हमें देखना है कि हमें क्या निकालना है और क्या कुछ गिवन है। कहता है कि आपको नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है। हम नेट प्रॉफिट रेशो इससे फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली। तो सेल आपको गिवन है, सेल आपको चाहिए थी, गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है आपको। ग्रॉस से अब आपको बस नेट प्रॉफिट बनाना है। नेट प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो गिवन है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक्सीडेंटल लॉस, सारे इनडायरेक्ट हैं कि इनका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से कोई रिलेशन नहीं है, बट क्योंकि P&L की आइटम्स हैं तो सब चार्ज होंगी, तब जाके नेट प्रॉफिट हमारा निकल करके आएगा। तो नेट प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस वाला आपका कितना है? 75,000 प्लस 15,000 हो गए ऑफिस एक्सपेंस,
26,000 हो गए सेलिंग एक्सपेंस आपके, 5,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब यहाँ देखो सब कुछ लेना है, पहले वाले सब में था ना कि लॉन्ग टर्म वाला जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेना है, वो अलग चीज़ें थी, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लोगे तब नेट प्रॉफिट आएगा, यहाँ नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। एक्सीडेंटल लॉस हो गए आपके 12,000 के। तो आपको जो है वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज करने हैं, माइनस करना है इन सारे एक्सपेंसेस को। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जोड़ के इनको माइनस कर दोगे। देख लो टोटल आपके कितने एक्सपेंसेस बन रहे हैं। तो 58,000 के आपका जो है वो ये टोटल आपके एक्सपेंसेस बनेंगे, जो कि आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट में देखो कोई इनकम वगैरह गिवन है आपको, इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम रेंट और कमीशन रिसीव्ड 2,500 और 2,000 रुपीज़, 4,500 रुपीज़ की आपको जो है वो इनकम भी गिवन है। तो वो आपने इनकम जो है वो ऐड कर देनी है। 75,000 में से 58,000 माइनस करोगे एक्सपेंसेस के नाम पे और 4,500 की इनकम ऐड करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा 21,500। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ऑलरेडी गिवन था 2 लाख रुपीज़। बस अब तो सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूला में पुट करना है आपको। नेट प्रॉफिट निकाला है आपने 21,500, 2 लाख रुपीज़ आपका जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट रेशो 10.75%। तो बस आपको जो है वो सिर्फ इतना है कि आइटम्स कुछ गिवन होंगी और कुछ को आपने अपनी कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है, इतनी सी बात है यहाँ पर। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो भी आपका फाइंड आउट हो गया। अब लास्ट एक रेशो और हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसको शॉर्ट में कह दिया जाता है ROI। तो ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशो है आपका, ये आपको ये बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में, जितनी आपने कैपिटल एम्प्लॉय की, उस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आप कितनी रिटर्न अर्न कर रहे हो। आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितना प्रॉफिट आप जो है वो अर्न करते हो अपनी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में। परसेंटेज में ही मिलेगा ये रेशो भी आपको। तो इसमें आप क्या लोगे, देखो कि टोटल मैंने जो भी कैपिटल एम्प्लॉय की, ठीक है, ऊपर लोगे आप वो प्रॉफिट जिसमें से आपने अभी तक कोई इंटरेस्ट, यानी जो आपकी कैपिटल की कॉस्ट आती है ना, वो सब चीज़ें चार्ज ना की हो, इंटरेस्ट, टैक्स और उसके साथ साथ डिविडेंड, क्योंकि ये तो कैपिटल की कॉस्ट है। कॉस्ट तो बाद में चार्ज करनी ही है, फिलहाल ये देखेंगे भी इतनी कैपिटल लगाने के बाद मैं कमा कितना लेता हूँ। होता है ना कि मैंने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया तो उसके बदले मैंने कमाया कितना, एक प्रोजेक्ट में मैंने कुछ पैसा लगाया तो मुझे रिटर्न कितनी आई। तो वो रिटर्न कौन सी लेनी है, बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी जो कैपिटल अरेंज करने पे जो इंटरेस्ट पे करते हो वो अभी माइनस नहीं करना, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड, जो कैपिटल के ऊपर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, वो सब चार्ज किए बिना पता तो चले कि हम में कितना कैपेबिलिटी थी, कि हमने अगर मान लो 5 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अर्न कर लेते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह तो बाद में चार्ज हो ही जाएंगे, फिलहाल ये पता लगे कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में उससे कितना अर्न करते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चले, या तो डायरेक्टली बता रखा हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, नहीं बता रखा होगा तो इसके लिए फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला मतलब एक सिंपल सी बेसिक लॉजिकल बात है कि आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगी, कि आपकी जो भी शेयर कैपिटल लगी हुई है, पर्सन जो भी उन्होंने शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों तरह की कैपिटल को एम्प्लॉय करोगे ना बिजनेस में। बात यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जिस भी तरीके से मैंने पैसा अरेंज किया उसको मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मैंने एक तो इक्विटी के थ्रू अरेंज करती हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, उन्हीं शेयर होल्डर्स के कुछ पैसे से हम रिजर्व और सरप्लस भी जनरेट करके रखते हैं, प्लस
बोरोइंग्स से भी हम पैसा यूज करते हैं और बिजनेस में एज कैपिटल उस पैसे को यूज करते हैं। तो बोरोइंग्स के अंदर जो है आप दोनों ही चीजें लोगे, डिबेंचर्स भी हो गए आपके और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हो गए, कि आपकी जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उसके अंदर आपने ये भी ध्यान रखना कि प्रोविजंस को भी ऐड करना है, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं, कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो है वो कोई प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है तो वो भी लोगे। और साथ साथ में आपके लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब आपके बोरोइंग्स में आ जाते हैं। तो जिस भी तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स पढ़ते हो ना आप, तो वो सब कुछ आ गया। तो इस सब को क्लब कर दो अगर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, तो इसको क्लब करके आप शेयर होल्डर फंड का नाम भी दे सकते हो कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस बोरोइंग्स, इस तरह से भी आप इनको नाम दे सकते हो। तो इसको जिस वे में चाहो आप निकाल सकते हो। बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको अगर टोटल बता रखी है तो उसमें से आप अपनी करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी की सारी आइटम आपने ले ली हैं बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज को छोड़ के। तो दैट डिपेंड्स कि हम किस वे में जो है इस चीज को यूज करना चाहते हैं। अब आपके पास एक स्टेटमेंट है यहां कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल बता रखी है, रिजर्व सरप्लस बता रखे हैं आपको, नेट फिक्स एसेट बता रखी हैं, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट बता रखी हैं आपको। देखो कुछ एसेट साइड की आइटम्स भी बता रहा है, हो सकता है कि आपको टोटल अभी कैपिटल एम्प्लॉयड ना पता हो, इसीलिए एसेट साइड की आइटम भी बताई हैं। साथ में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटीज बताई हुई हैं। और कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका जो है वो 60,000 रुपीज है। अब हमें यहां पर निकालनी है आपकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता था, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और आपकी किसी भी तरह की बोरोइंग्स प्लस प्रोविजंस। ठीक है जी। तो हमारे पास डायरेक्टली ये आइटम्स तो सारी गिवन है, हमें फिलहाल एसेट्स का यूज करने की नीड नहीं है। शेयर कैपिटल के नाम पर आपको जो है वो, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरे को वो पैसा चाहिए टोटल, मैंने चाहे बोरोइंग से या शेयर कैपिटल के नाम पर दूसरों से अरेंज किया है। तो शेयर कैपिटल के हैं 50,000, रिजर्व सरप्लस के हैं 25, प्लस बोरोइंग्स के नेम पे हमने लिए हैं 2 लाख रुपीज। बस फिलहाल आपके पास जो है वो इतनी ही आइटम्स हैं। तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई 2,75,000। और उसके बाद आपको जो प्रॉफिट गिवन है बिफोर टैक्स का प्रॉफिट गिवन है। अब देखो मैंने कहा था कि आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, बट इसने कहा है कि मैं नेट प्रॉफिट दे रहा हूँ। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इसमें से इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, और इंटरेस्ट किस पे होता है, बोरोइंग्स के ऊपर। 12% वाली बोरोइंग्स हैं, तो 2 लाख के ऊपर 12% कैलकुलेट करो तो 24,000 का आप इंटरेस्ट जो है वो पे कर चुके हो। तो वो जो पे कर चुके हो वो वापस ऐड करो, बिकॉज आपको बिफोर इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट चाहिए। आपको जो नेट प्रॉफिट चाहिए फिलहाल आपके पास बिफोर टैक्स वाला है 60, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, 2 लाख की बोरोइंग थी, 12% इंटरेस्ट था, 24,000 का इंटरेस्ट था, ऐड कर दो इंटरेस्ट। तो अब आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट विल बी 84,000 रुपीज। तो अब हम निकालेंगे हमारी रेशो ROI, जिसके लिए हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर डिविडेंड भी, तो डिविडेंड इसमें से अभी चार्ज ही नहीं हुआ है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो कैंसिलेशन के बाद यू विल गेट 30.55%। तो ये आपको बता रहा है कि भाई आप जो कैपिटल एम्प्लॉय करते हो ना उस पर ऑलमोस्ट आपकी 30 या 31% आपको रिटर्न आ जाती है। तो अच्छी रिटर्न आ रही है। देखो सिर्फ 12% के ऊपर बोरोइंग उठाई है आपने और रिटर्न 30 आ रही है, तो अच्छा चल रहा है बिजनेस। तो बस यही फिलहाल के लिए आपका जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। सारे चैप्टर को रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो से हम जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इन दिनों में इस चैप्टर के, इस रेशोज के सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लें। थैंक यू सो मच।